नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर तीखा हमला, सिंधु समझौते पर की चोट। जयशंकर बोले, पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। राहुल गांधी को कांग्रेस सरकार ने ही दिखाया आईना, कर्नाटक के सर्वे में 83% जनता को ईवीएम पर भरोसा, बीजेपी ने राहुल को घेरा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हलचल तेज, अभिषेक बनर्जी 1 महीने की बंगाल यात्रा पर निकले। टीएमसी ने दिया चुनावी नारा, जोतोई करो हमला, आबार जीत बे बांग्ला। जहरीले पानी से मौतों के बाद बड़ा एक्शन, सीएम मोहन ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी, हाईकोर्ट की भी बड़ी सख्ती। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिद के नाम लिखा लेटर, कहा तुम्हारी चिंता है। साथ ही यूएस के 8 सांसदों ने उमर खालिद के समर्थन में उठाई आवाज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पाकिस्तान को भारत के कड़े संदेश की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुल्क करार दिया है। चेन्नई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में छात्रों से संवाद के दौरान जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान खराब पड़ोसी देश है। यदि कोई पड़ोसी देश जानबूझकर लगातार और बिना किसी पछतावे के आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत इस अधिकार का इस्तेमाल करेगा और इस पर किसी बाहरी दबाव या सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। सिंधु जल समझौते पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि जल बंटवारे जैसे समझौते अच्छे पड़ोसी संबंधों पर आधारित होते हैं। यदि दशकों तक आतंकवाद चलता रहा तो अच्छे पड़ोसी वाले रिश्ते नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि हमें पानी भी दो और हमारे खिलाफ आतंकवाद भी चलता रहे। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। सर एस जयशंकर ने तो पाकिस्तान को जमकर सुना डाला। देखिए, ये बहुत ही टाइमली था और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को खत्म करना जरूरी भी था। और जगह भी उन्होंने क्या चुना? आईआईटी मद्रास, सारे इंजीनियर्स बैठे हुए थे। जिस तरीके से उन लोगों ने तालियां बजाई, ये लगता है कि भाई जो हिंदुस्तान में जो एक वर्ग है वो इस पोजीशन से बिल्कुल मुतमईन है कि पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। टाइमली क्यों है? क्योंकि ढाका के अंदर उन्होंने वहां के स्पीकर से हाथ मिला लिया। वो तस्वीरें आई कि वो शोक समारोह में गए हुए थे खालिदा जिया के और उनके बेटे से वो मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं पे वो भी थे। तो ये तो करियर डिप्लोमेट है, ये कोई ऐसा मुंह छुपा करके निकल जाने वाले व्यक्ति तो है नहीं। सामने आया, हाथ मिलाया और पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क्या बातचीत की कोई राह खुलेगी? वो उनको तो एक ऐसा लग रहा है कि भाई चलो बच गए, अब कोई रास्ता खुलेगा, हाथ मिला लिया। क्योंकि हिंदुस्तान तो क्रिकेट टीम को भी कहा था कि हाथ नहीं मिलाने के लिए। अब विदेश मंत्री हाथ मिला रहे हैं तो उधर वो एक बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर चला कि शायद अब बातचीत हो सकती है। अमेरिका भाई और जो डैडी हमारे चाइना हैं वो कुछ मदद कर सकते हैं। 12 घंटे हुए नहीं इस प्रोपेगेंडा के। जयशंकर साहब ने हिंदुस्तान की जो नीति है उसकी क्लैरिटी दे दी। दोस्ती रखनी है, आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा। एंटी इंडिया काम आप करोगे और ये भी सोचोगे कि हम दोस्ती रखें, आप ये भी सोचोगे कि हम पानी भी आपको दें, तो एक तीर से कई निशाने उन्होंने साध दिए। उन्होंने बांग्लादेश को भी चेता दिया, पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी और ये अमेरिका को भी बता दिया कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर है, क्लैरिटी है और इसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप वो पॉसिबल नहीं है। जी, अब बात राहुल गांधी को लगे बड़े झटके की। ईवीएम पर हाहाकार मचाने वाले राहुल गांधी बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। राहुल गांधी को उनकी ही कांग्रेस सरकार ने आईना दिखाया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वे की रिपोर्ट अब सामने आई है। इस सर्वे में कर्नाटक के लोगों से ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पूछा गया था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 83% लोगों ने ईवीएम को विश्वसनीय बताया है। इस सर्वे में बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी
कलबुर्गी और मैसूर क्षेत्र के साथ साथ राज्य के प्रमुख डिवीजनों को शामिल किया गया था। कुल 102 विधानसभा क्षेत्रों में यह सर्वे कराया गया और 5100 से अधिक उत्तरदाताओं से सवाल जवाब किए गए। ये रिपोर्ट कांग्रेस के लिए इसलिए असहज स्थिति पैदा कर रही है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं और वोट चोरी जैसे आरोप लगाते रहे हैं। सर, रिपोर्ट तो सामने आ गई, लेकिन रिपोर्ट आने में देर क्यों हुई? देखिए, देर इसलिए हुई क्योंकि वहां पे जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को बाहर किया, ये रिपोर्ट अगस्त में आ गई थी और 5-6 महीना वो दबा करके रखे हुए थे। और अचानक से जिस तरीके से वहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है, मुख्यमंत्री के बदलने की बात चल रही है, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये मांग आ रही है। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हम, ये इंटरनल फाइट जब हुआ और राहुल गांधी का इनडिसीजन, तो राहुल गांधी के पूरे प्लान को, जिसके ऊपर आजकल वो पूरा राजनीति कर रहे हैं, उसका पूरा कबाड़ा निकाल दिया। इस रिपोर्ट को बाहर कर दिया गया। इस रिपोर्ट में 2-3 बातें जो मार्क करने की है। पहली चीज ये कि ये सरकार के द्वारा, सरकार के इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये सर्वे कराया गया, मतलब ये रिपोर्ट सरकारी है। आप ये भी आरोप नहीं लगा सकते ने बीजेपी वालों ने निकाल दिया। 1 नंबर 2, इसमें 2 बड़े मुख्य सवाल थे। एक, ईवीएम पे भरोसा है या नहीं। तो आपने बताया 83% से ज्यादा लोगों ने ये कहा नहीं, ईवीएम ठीक है, ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। 83% तो ये हो गए। 10 से 12% लोग वो हैं जो न्यूट्रल हैं। मार्क कीजिए कि कुछ नहीं कह सकते, ये 10 से 12% लोग हैं, मतलब 95% लोगों को ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना है। 5% का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी चीज, जिसमें और भी ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी राय दी कि क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन वो फ्री एंड फेयर चुनाव करवाता है। 92% लोगों ने कहा कि हाँ, और उसमें 6% लोगों ने कहा कि वो न्यूट्रल है। मात्र 3-3.5% लोग ही ऐसे बचे थे जो कह रहे थे कि नहीं, मतलब कि आप जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करने वाले, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये 3% लोगों की आवाज है। तो अब देखिए, यही होता है कि रिपोर्ट जब आई तो सामना करना चाहिए था, तो भाग गए वो। राहुल गांधी अभी हिंदुस्तान में नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा कहाँ है वो, वियतनाम चले गए हैं। वो वियतनाम में विचरण कर रहे हैं। भाई क्यों? अभी बंगाल में सारे लोग ताकत झोंक करके रखे हुए हैं। खबर आ गई कि भाई तमिलनाडु के अंदर बवाल मच गया है, केरल की स्थिति खराब है। तो ये राहुल गांधी की राजनीति करने का स्टाइल है। जी, अब बात बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में कई चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं लगातार 4थी बार सत्ता में वापसी के लिए टीएमसी ने भी कमर कस ली है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है और वो 1 महीने की यात्रा पर पूरा बंगाल ही मंथन के प्लान में है। इसकी शुरुआत आज से हुई। इस यात्रा में वो पूरे बंगाल के हर जिले तक जाएंगे। इस यात्रा के दौरान कहीं रोड शो होंगे तो कहीं जनसभाओं के आयोजन भी किए जाएंगे। टीएमसी का कहना है कि इस यात्रा में अभिषेक के नेतृत्व में पार्टी बताएगी कि बीते 3 कार्यकालों में उसने क्या क्या किया और अब आगे क्या करने की तैयारी है। खासतौर पर बांग्ला कार्ड पर टीएमसी फोकस करना चाहती है कि कैसे हमने बांग्ला संस्कृति, भाषा और पहचान की रक्षा की। यात्रा का स्लोगन रखा गया है, जोतोई कोरो हमला आबार जीत बे बांग्ला। इसका अर्थ हुआ कि कितना भी कर लो हमला, एक बार फिर से जीतेंगे बंगाल। सर, एक बार फिर से बंगाल जीतने की तैयारी टीएमसी कर रही है, लेकिन क्या जीत पाएगी? देखिए, जीत हार तो बात की बात है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए। राहुल गांधी यात्रा पर निकलते हैं क्योंकि देश भर की यात्रा करते, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना होता है। वे तेजस्वी यादव ने भी यात्रा निकाली क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना होता है। अखिलेश यादव यात्रा निकालते हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना होता है। मतलब ये कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है वही इस तरह की यात्रा पे निकलता है। अब बीजेपी ने भी यात्रा शुरू की है, उनका भी महीने भर का है, पूरे राज्य के हर जिले में जाने की यात्रा का ये है। तो वहां शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरीके से उनको पेश किया जा रहा है।
ममता बनर्जी को यात्रा निकालनी थी। ये अभिषेक बनर्जी किस हैसियत से निकाल रहे हैं? वो तो ना कोई मंत्री हैं, ना वो विधायक भी नहीं है। उनका रोल तो लोकसभा के अंदर है, वो तो एक सांसद है। तो कहने का मतलब ये कि पार्टी के अंदर ही बड़ा बवाल चल रहा है। टीएमसी के अंदर सत्ता परिवर्तन, ये इस यात्रा से समझ में आ रहा है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर के भागीरथपुर इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों और लोगों के बीमार होने के मामले ने अब न्यायिक रूप ले लिया है। इस गंभीर घटना को लेकर हाईकोर्ट में लगातार जनहित याचिकाएं दायर की जा रही है। आज इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई। वहीं एक नई जनहित याचिका पर भी अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अपर आयुक्त को हटाने और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इस मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में 6 जनवरी को होगी। सर, लापरवाही तो हुई है और लापरवाही काफी बड़ी है, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, लोगों की मौत नहीं हुई, इट्स अ मर्डर। ये तो वहां की सरकार ने लोगों को जीते जी मार दिया। इसको लापरवाही नहीं कहते। वो सारा डिपार्टमेंट, सारे अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, सस्पेंशन नहीं, एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे मर्डर है। और कितना भी आप लिपापोती कर ले, हम लोगों को लगा कि शुरू में कि ऐसा तो नहीं कि कोई ये सबटाज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने राजस्थान में देखा कि ये जो स्लीपर सेल, ये जो डॉक्टर्स लोगों का जो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जो छापेमारी हो रही थी तो उसमें जहर लोग रख रहे थे, तो शुरू में ये भी अंदेशा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबटाज है, कोई पानी में जहर मिला दिया। लेकिन अब जब पूरी कहानी सामने आ रही, ये तो सीधे सीधे बिल्कुल नगण्य रूप से लापरवाह, किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। और इस घटना से देश की तमाम सरकारों को सीख लेनी चाहिए। भाई, वहां पे पानी कैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, लास्ट मोमेंट के अंदर वो सारी, भाई उसके लिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता है, आप कुर्सियां तोड़ने के लिए सरकारी नौकरी में, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। मंत्री अब तक क्यों बने हुए हैं? ये विजय वर्गीस को इमीडिएटली उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो ये लीपापोती का मसला, ये सरकार की इमेज के लिए ठीक नहीं है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली दंगों के मामले में करीब 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। इस बार न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर हौसला दिया है। ममदानी ने अपने हाथ से लिखे नोट में उमर खालिद को याद करते हुए लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर सामने आई और चर्चा का विषय बन गया। साथ ही ममदानी के बाद अब 8 अमेरिकी सांसद ने भी खालिद के समर्थन में चिट्ठी लिख डाली है। सांसदों ने भारतीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए एक लेटर लिखा है। सर, उमर खालिद से इतनी ज्यादा समर्थन क्यों? देखिए, इस तरह की चिट्ठी जो है ना, हिंदुस्तान में लोग उसके ऊपर भेलपूरी खाते हैं। लिखना जितना लिखो, उठा के कबाड़े में डाल दो। हु इज ही? हु इज ही? आप न्यूयॉर्क के मेयर बने, वहां का काम देखो यार, कहां ये फंसे हुए हो, क्यों फंसा हुआ है? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसकी चिट्ठी से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ममदानी है, ये इस जिहादी, इस आतंकवादी उमर खालिद का दोस्त है, पहले भी मिला हुआ है। और शादी के बहाने आपने वीजा लिया। ये जो उमर खालिद के पिता हैं, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आतंकी संगठन सिमी है, उसका संस्थापक रहा है। ये पहुंचा हुआ है अमेरिका। अमेरिका किस लिए पहुंचे हो भाई? तो ममदानी से भी मुलाकात हो रही है, वहां पे जो है एंटी इंडिया लॉबी से भी मुलाकात हो रही है, वैसे वैसे सांसदों से मुलाकात हो रही है जिससे राहुल गांधी मिलते हैं, और उन लोगों से चिट्ठी लिखवा रहे हो। क्या चिट्ठी लिखवा रहे हो? क्या फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो रहा? उसको बेल दे दो, तुम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए। भैया, आपको तो अब तक इस खबर के आने के बाद कपिल सिब्बल, सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये तमाम लोग जो इस केस में वकील हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। ये
पूरे जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर इन लोगों ने एक बहुत ही गंदा प्रहार किया है। पूरी दुनिया को आप बता रहे हो कि यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है। भाई कोई अमेरिका में कोई पूछेगा भाई कौन से इंटरनेशनल लॉ के तहत तुमने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी को मार दिया था, ओसामा बिन लादेन को? ये हमारा ओसामा बिन लादेन टाइप के हैं ये लोग। इन लोगों की वजह से दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई और इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। तुम न्यूयॉर्क के मेयर होगे तो अपने घर के अंदर, हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर के अंदर आपको नाक घुसड़ने की अधिकार कोई नहीं दे सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।